हेलो दोस्तों, मैं गुलशन चौहान आज आपके सामने फिजिकल एजुकेशन का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि आपका है चिल्ड्रंस एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा, जो डिफरेंट एज ग्रुप होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो WHO ने एक्सरसाइज बनाई हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट आपकी जो एज ग्रुप होता है वो 0 से 1 साल तक के बच्चे का होता है, इन्फेंसी जिसे बोलते हैं, जिसमें बच्चे को न्यू बोर्न बेबी भी बोला जाता है। इस टाइम पर जो एक्सरसाइज करनी चाहिए वो टमी टाइम मींस बच्चे को 30 मिनट आपको पेट के बल लौटाना है पूरे दिन में। पूरे दिन का मींस आप उसे गैप डाल डाल के भाई 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद आपको फुल डे में 30 मिनट तक उसे पेट के बल लेटाना है। उसके बाद जो एक्टिविटी उसे बच्चे को करानी है, किकिंग, रोलिंग मींस आउट, बच्चे को किक करना सिखाना है, रोलिंग करना सिखाना है। और स्क्रीन टाइम जो बच्चे का होगा वो क्या होगा, 0। बच्चे को किसी भी टाइप के टैबलेट, फोन या टीवी से आपको दूर रखना है। हर तरह की जो स्क्रीन होती है उससे बच्चे को इस टाइम पे आपको दूर रखना है। इसके बाद आपका आता है 1 से 2 साल का जो बच्चा होता है, टोडलर जिसे बोलते हैं। इसमें आपको मूविंग थ्रू आउट द होल डे, पूरे दिन मूवमेंट में बच्चे को रखना है। ठीक है बेटा, इसमें बच्चे को आपको फुल डे एक्टिविटी करानी है और आपको 3 घंटे कम से कम फिजिकल एक्टिविटी बच्चे को करानी है। मूवमेंट में तो फुल डे रखना है बच्चे को, उसके बाद 3 घंटे आपको उसे फिजिकल एक्टिविटी भी करानी है, लाइक रनिंग, जंपिंग, डांसिंग। इस तरह की बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी भी करानी है आपको। और मैक्सिमम 1 घंटा आपको, जो 2 साल तक का बच्चा होता है, 2 साल का बच्चा, 2 के बाद की मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम 1 घंटा ही आपको फोन या टैबलेट का यूज कराने देना है बच्चे को। और लेस, जितना भी कम हो उतना ही क्या होगा बेटा, बेटर होगा बच्चे के लिए। तो मींस स्क्रीन टाइम यहाँ पे भी बच्चे के लिए आपको कम रखना है। इसके बाद आता है चिल्ड्रन, जो बच्चे आपके 3 से 5 साल तक के होते हैं, उन्हें भी आपको फुल डे एक्टिविटी करानी है। अब इसमें 3 घंटे आपको डेली एक्टिविटी करानी है। किस टाइप की, आपको रनिंग, जंपिंग और जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है बेटा, रनिंग होगी, स्विमिंग होगी, उस तरह की आपको एक्टिविटी करानी। जो मेन फोकस होना चाहिए वो बच्चे का इस टाइम पे किस में होना चाहिए, लर्निंग और आपके बैलेंस एक्टिविटी और लर्निंग पे। क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चे का माइंड होगा वो काफी क्रिएटिव होगा, तो इसलिए बच्चे को इस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा स्किल को सिखाना चाहिए, टेक्निक को इंप्रूव करना चाहिए बच्चे के इस टाइम पे आपको। इसके बाद आता है किड्स, या 3 से आप आपके 6 से 17 साल तक के जो बच्चे होते हैं, इस एज में आपको स्वेटिंग और हार्ट फास्ट बीट मूवमेंट करनी चाहिए बेटा। एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा स्वेटिंग हो और ज्यादा से ज्यादा जो आपकी हार्ट बीट है वो थोड़ी फास्ट जाए। ठीक है, जिससे कि आपकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, आपकी स्ट्रेंथ अच्छे से बढ़ सके और आपकी जो हार्ट मसल्स है वो अच्छे से प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। इसके बाद आता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। रूल्स क्या है बेटा, जो आपको स्ट्रेंथ एक्टिविटी है इस टाइम पे वो वीक में 3 बार करनी है। ठीक है बेटा, वीक में 3 बार ही आपको स्ट्रेंथ एक्टिविटी करनी है। और जो आप एक्टिविटी करोगे वो हार्ट बीट से रिलेटेड या फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड और आप एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ या वेट ट्रेनिंग है आप वीक में 3 बार ही करोगे। इसके बाद आ जाता है जो अडल्ट एज होती है, जिसमें 18 से 64 साल तक के लोग आते हैं। इसमें क्या है बेटा, आपको एक्सरसाइज कीप द हार्ट हेल्दी, ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपका हार्ट हेल्दी रहे और मसल आपकी स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है बेटा, ये एज आपकी उम्र ढलती हुई जाने लगते 30 के बाद, तो इसमें आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि आपका हार्ट सेफ रहे और मसल आपकी स्ट्रॉन्ग रहे। अब इसमें मीडियम एक्सरसाइज करनी है, ये नहीं कि आप भाई हैवी एक्सरसाइज करो, मीडियम एक्सरसाइज करनी है। और आपको रूल्स क्या है कि जो वेट लिफ्टिंग या बॉडी वेट एक्सरसाइज है वीक में 2 बार करनी है। आप ऐसे नहीं कि आप डेली वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको वीक में 2 बार ही वेट ट्रेनिंग या वेट से जुड़ी हुई एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है ओल्ड एज, बुढ़ापा। ठीक है बेटा,
जिसे ओल्ड एज या ओल्डर अडल्ट भी आप कह सकते हो। इसमें आपको मूवमेंट में रहना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आप मूवमेंट करते रहो। और आपका जॉइंट से रिलेटेड ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो हेल्दी रहे। और मिनिमम आपको लाइट एक्सरसाइज करनी है 3 घंटे। ठीक है बेटा, 3 घंटे तक मिनिमम जो लाइट हल्की एक्सरसाइज होती है जिसमें आपका चलना फिरना ऐसे नॉर्मली एक्सरसाइज करानी है, जिसमें आपका वॉकिंग वगैरह आ जाती है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर का दूसरा टॉपिक, जो आपका है कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटी। जो आपको कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटी हो जाती है, जो पोस्चर से रिलेटेड डिफॉर्मिटी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आती है स्पाइनल कर्वेचर, जो आपकी स्पाइन से रिलेटेड डिफॉर्मिटी होती है। इसमें सबसे पहला आता है काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलोसिस। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे स्पाइनल कर्वेचर के बारे में पढ़ेंगे, स्काइलोसिस क्या होता है, लॉर्डोसिस क्या होता है और आपका काइफोसिस क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लैट फुट के बारे में, नॉक नी के बारे में और बो लेग, राउंड शोल्डर, इन सभी के बारे में। ये सब क्या है बेटा, आपकी पोस्चर डिफॉर्मिटी होती है, जो आपकी दो टाइप में डिवाइड की गई है। एक तो होती है स्पाइनल कर्वेचर और दूसरी होती है आपके अदर बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो डिफॉर्मिटी होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्पाइनल कर्वेचर से। कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटी, स्पाइनल कर्वेचर के बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें स्पाइनल कर्वेचर हमने बताया था 3 टाइप का होता है, आपका काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलोसिस। जो आपका काइफोसिस होता है उसे हंचबैक भी बोला जाता है। काइफोसिस को और हम किस नाम से जानते हैं, हंचबैक के नाम से। जब हमारा हंचबैक में क्या होता है, जो हमारी अपर बैक होती है वो फॉरवर्ड बेंड हो जाती है। ठीक है ना बेटा, इसमें जो हमारी अपर बैक होगी वो फॉरवर्ड बेंड हो जाती है। और जब ये 50 डिग्री से ज्यादा बेंड हो जाती है, 50 डिग्री से जब ये ज्यादा बेंड हो जाएगी तो इसे हाइपर काइफोसिस कहते हैं। ठीक है बेटा, काइफोसिस 50 डिग्री से कम है, लेकिन जब 50 डिग्री से ज्यादा आपकी स्पाइनल जो अपर बैक है वो फॉरवर्ड बेंड हो जाएगी तो उसे आपका हाइपर काइफोसिस कहते हैं। जो काइफोसिस होते हैं बेटा वो या तो आपके पोस्चरल, आपके बैड सिटिंग पोस्चर के कारण हो सकते हैं। ठीक है, टाइप कितने पोस्चर वाले होते हैं, जैसे आपको बैठना उठना का गलत पोस्चर हो तो उस कारण आपको ये हो सकते हैं। कॉग्निटिव वो होते हैं जैसे जन्म से आपको काइफोसिस की बीमारी हो, जन्म से आपको कुबड़ापन हो तो ये वाला वो काइफोसिस होता है। इसके बाद कोसिस होते हैं बैड पोस्चर, भाई आप गलत तरीके से बैठते हो। ऑस्टियोपोरोसिस आपकी हड्डियों का कमजोर होना। स्पाइनल इंजरी, आपको कोई स्पाइनल इंजरी है तो भी आपको काइफोसिस हो सकता है। तो ट्रीटमेंट क्या करना है, फिजिकल थेरेपी आप करा सकते हो। फिजिकल थेरेपी के थ्रू काइफोसिस को सही किया जा सकता है। लेकिन यदि काइफोसिस 75 से 80 डिग्री है तो आपको स्पाइनल फंक्शन सर्जरी ही करानी होती है, जिसमें आपकी स्पाइनल की सर्जरी होती है। तो काइफोसिस के बाद आता है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में क्या होता है, जो आपकी लोअर बैक होती है वो फॉरवर्ड बेंड हो जाती है। इसका रीजन आपका क्या होता है भाई, मोटापा होना, ये भी आपका एक रीजन होता है। जिससे मोटे होने के कारण आपका पेट आगे चला जाता है, जो हिप पार्ट है वो क्या है बेटा पीछे की तरफ चला जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, लॉर्डोसिस, जिसे सो बैक भी आप कहते हो। इसमें जो आपकी स्पाइनल है वो सी शेप में आ जाती है। ठीक है, इसमें तो आपकी स्पाइनल ऐसे झुक गई थी बेटा, काइफोसिस में तो फॉरवर्ड बेंड। लेकिन जो आपकी लॉर्डोसिस में जो होता है, इसमें जो आपकी स्पाइनल हो जाएगी वो इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, इसे क्या कहते हो बेटा, लॉर्डोसिस मींस लोअर जो बैक है वो फॉरवर्ड बेंड आपकी हो जाती है। इसमें आपका टाइप होता है पोस्चर ही होता है, जो मैंने अभी बताया था, सिटिंग पोस्चर, आपका उठना बैठने के जो ये तरीके होते हैं उसके कारण आपको हो सकता है। इसके बाद होता है न्यूरोमस्कुलर, हो सकता है आपको न्यूरोमस्कुलर मींस आपकी मसल्स यदि कमजोर हो जाती है स्पाइनल की तो आपको लॉर्डोसिस हो सकता है। इसके बाद आपका आता है कॉजेस क्या क्या है, बैड पोस्चर, ओबेसिटी, ज्यादा मोटापे होने के कारण ये हो सकता है,
और इसके सही करने के जो आसन होते हैं वो वज्रासन और शवासन। इसके बाद आता है स्काइलोसिस। स्काइलोसिस होता है बेटा, जैसे आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, उसमें जो उसकी स्पाइनल होती है वो एस शेप में आ जाती है, ऐसे साइड में जो आपका शोल्डर होता है एक डाउन चला जाता है और दूसरा शोल्डर क्या है बेटा अप आ जाता है, जिसे आप स्काइलोसिस कहते हो, जिसमें जो आपकी स्पाइनल है वो एस शेप में या सी शेप में आ जाती है। ठीक है, इसे सही करने के लिए त्रिकोणासन आपको करना चाहिए। आपको कॉग्निटिव ये जन्म से हो सकती है और मसल्स के कमजोर होने के कारण भी ये आपकी हो सकती है। ठीक है, आपको पोस्चर को करेक्ट करना है, आपको बैड पोस्चर के कारण हो सकता है, स्पाइनल इंजरी के कारण ये आपको हो सकता है। और सबसे बड़ी कमी ये जो तीनों होंगे ये स्पाइनल मींस आपकी बोन से रिलेटेड है, तो कैल्शियम और आपके विटामिन डी भी इसका एक रीजन होगा। जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो ये आपको तीनों देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इन्हें सही करने के लिए आपको अच्छे से कैल्शियम लेना है और विटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में लेना है। यदि आपका ये 40 से 50 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो आपको स्पाइनल सर्जरी करवानी पड़ती है। बो लेग क्या होता है, मींस जो आपकी लेग होती है, जो नी होता है, उनकी जो शेप होती है वो बो की तरह हो जाती है, मींस जो आपका गैप होगा नी का वो बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हो आप, बो लेग, जिसे आप जेनु वरम भी कहते हो। बो लेग का दूसरा नाम क्या है, जेनु वरम, जो आपको इन्फेंसी टाइम पे हो सकता है बेटा। इन्फेंसी टाइम में क्या, जब आप बच्चा छोटी एज में होता है या माँ के पेट में होता है तो वहां पे उसे ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर एरिया नहीं मिलता, जिसके कारण उस केसेस में बच्चे को बो लेग हो जाता है। और वो बो लेग 1 से 2 साल में यदि सही नहीं होता तो उसका आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है तो ऑटोमेटिकली वो सही होने लगता है। इसके बाद आता है रिकेट्स। आपकी बॉडी में यदि विटामिन डी, कैल्शियम या न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो भी आपको बो लेग हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, विटामिन डी लेना है और आपको प्रॉपर कैल्शियम लेना है। और इसके बाद आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी के कारण भी जो आपका प्रेशर होता है वो लेग्स पे ज्यादा आता है, जिसके कारण जो आपके लेग है वो बैंड हो जाते हैं अंदर या बाहर की तरफ को। यदि बाहर की तरफ को होंगे तो बो लेग, अंदर की तरफ को होंगे तो नोक नी। ठीक है बेटा, तो ओबेसिटी भी एक रीजन होता है कि आपका जो बो लेग होने का। इसके बाद आता है, इसके बाद नोक नी। नोक नी के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपके जो नी है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, मींस एक दूसरे से टकराते हैं। इसके बाद आपका इसमें भी जो कॉजेज होंगे वो सेम होंगे। इन्फेंसी एज में बच्चे को प्रॉपर एरिया ना मिल पाना, या माँ के पेट में बच्चे को प्रॉपर एरिया ना मिल पाना ग्रोथ करने के लिए, जिसके कारण उनकी जो लेग्स होती है वो बैंड हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है बेटा, धीरे धीरे जैसे आपकी इन्फेंसी एज होती है उसमें वो सही होने लगती है, 1 से 2 साल में वो सही भी हो जाती है। इसके बाद रिकेट आपका कैल्शियम की कमी के कारण हो सकता है, या आपका विटामिन डी की कमी के कारण, ओबेसिटी के कारण हो सकता है, मोटापा जाता है तो भी आपको ये हो सकता है। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट जो होता है बेटा वो 2 टाइप का होता है, एक फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट और दूसरा जो होता है रिजिड फ्लैट फुट। इसमें जो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट होता है उसमें क्या होता है, जो आप नॉर्मली जैसे बैठे रहते हो तो पैर उठा के, तो उस टाइम पे यदि आपके पैर में देखेंगे तो आर्क नजर आता है, लेकिन जैसे आप जमीन पर या ऐसी सरफेस पे जाते हो जहां पे आर्क आना चाहिए उस सरफेस पे आपका आर्क नहीं आता, इसे फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट कहते हैं। इसमें जो आपका दूसरे टाइप का होता है, इसमें जो फ्लैट फुट होता है वो हार्ड होता है बेटा, मींस आपका पैर उठा के भी फ्लैट फुट नहीं दिखेगा और जमीन पर जब आप पैर को टेकोगे उस समय भी आपका फ्लैट फुट नजर नहीं आता। वही होता है बेटा आपका, इसमें आपका जेनेटिक्स हो सकता है। ठीक है भाई, आपके पेरेंट्स को यदि फ्लैट फुट है तो आपको हो सकता है, ओबेसिटी के कारण हो सकता है, या बच्चे को, छोटे बच्चे को आप अर्ली एज में चलने के लिए फोर्स करते हो
तो आपका फ्लैट फुट हो सकता है। ठीक है बेटा, आपका डेवलपमेंट स्टेजेस में हो सकता है, एक से जैसे आपका डेवलपमेंट स्टेजेस होती है आपकी 1 से 2 साल तक का बच्चा होता है, उस टाइम पे ये फ्लैट फुट बच्चे को हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या कराना है आपको, आपको सुटेबल जो आपके अच्छे शूज यूज करने हैं, एक्सरसाइज करनी है, वेट मैनेज करना है, मींस अपना जो बॉडी वेट है वो कम करना है। और आपका सर जो लास्ट ऑप्शन जब आपका होता है, जब आपके फ्लैट फुट हार्ड हो जाते हैं और ये सही नहीं हो पाते, तो उस टाइम पर आपको क्या है, सर्जरी का ऑप्शन लेना पड़ता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है राउंड शोल्डर, मींस झुके हुए कंधे। ऐसे जब आपके राउंड शोल्डर झुके हुए, ये जो होते हैं बेटा चेस्ट मसल जब आपकी टाइट हो जाती है, उस कारण आपके राउंड शोल्डर हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको चेस्ट की एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, जिससे कि जो आपके शोल्डर है वो प्रॉपर शेप में आ सके। दूसरा होता है इनबैलेंस वर्कआउट, जब आप वर्कआउट अच्छे से नहीं करते, बिना ट्रेनर के इंफॉर्मेशन के गलत सलत वर्कआउट करते हो, तो आपको राउंड शोल्डर हो सकता है, पुअर पोस्चर हो सकता है बेटा। आपका जो लेटने का जो पोस्चर होता है, बैठने का जो पोस्चर होता है, वो खराब होने के कारण आपको हो सकता है। तो ट्रीटमेंट क्या करना है आपको इसके लिए, भाई आपको एक्सरसाइज करानी है चेस्ट से रिलेटेड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करानी है, जिससे कि जो आपकी चेस्ट है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल हो, उनके जॉइंट में वो पीछे की तरफ को जा सके। इसके बाद इंप्रूव डेली पोस्चर, आपको जो डेली का उठने बैठने का पोस्चर है वो भी करेक्ट करना है। टॉपिक करने वाले हैं जिसमें मीनार्क एंड मैच्योरल डिसफंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। मीनार्क जो होता है बेटा वो फर्स्ट पीरियड टाइम होता है गर्ल्स का, जब पहली बार लड़की को पीरियड आते हैं तो उसे मीनार्क बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये जो साइकिल आपका मैच्योरल साइकिल जो स्टार्ट होता है ये 10 से 15 साल तक के बीच में लड़की को स्टार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं आपका मीनार्क। मैच्योरल डिसफंक्शन वो होता है बेटा जिसमें पीरियड में प्रॉब्लम आती है, लाइक आपका इनरेगुलर हो जाना या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे मैच्योरल डिसफंक्शन बोलते हैं। जो मैच्योरल डिसफंक्शन होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है एनोरिया, जिसमें आपका जो पीरियड होते हैं वो आना बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये इसके 2 केसेस होते हैं, जिसमें तो एक में तो पीरियड आपके आते हैं और बीच में बंद हो जाते हैं और फिर से आने लगते हैं। 2-3 महीने आपको पीरियड नहीं आते टाइम फर्स्ट में, और दूसरा जो टाइप होता है उसमें आपको जो पीरियड आने होते हैं वो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। इसके बाद आता है डायमोरिया, जिसमें पीरियड में आपको दर्द होता है, ज्यादा से ज्यादा आपको दर्द होता है जिसमें। ठीक है, मेनोरेजिया, जिसमें आपको ज्यादा ब्लीडिंग होती है, और इसमें इनरेगुलर पीरियड, इसमें क्या होता है बेटा टाइम पर पीरियड नहीं आते हैं आपका, मींस आपके एज हो गई है, आपके जो पीरियड की टाइमिंग है वो चेंज इसमें हो जाती है। बेटा फीमेल एथलीट ट्रेंड्स के बारे में आप बात करोगे, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस मींस इसमें जो आपके बोन्स का जो कैल्शियम होता है वो कम होने लगता है। इसके बाद जो आपका आता है एनमोरिया, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका क्या होता है कि इसमें स्टार्टिंग में ही गर्ल्स को 16 से 17 एज तक पीरियड नहीं आते, उसे प्राइमरी एनमोरिया कहते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, नॉर्मल पीरियड तो स्टार्ट हो गए थे लेकिन 3 या 4 मंथ के लिए या इससे ज्यादा के लिए पीरियड में फिर से गैप आ जाता है, उसे सेकेंडरी एनमोरिया कहते हैं। इसके बाद आता है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में आपके 3 टाइप की होती है, एनोरेक्सिया नर्वोसिया, बुलिमिया नर्वोसिया एंड बिंज ईटिंग। इसमें क्या होता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसिया में कि आप मोटे ना हो जाओ इसलिए बहुत कम खाते हो। ठीक है, आपको ये डर लगा रहता है कि मैं मोटा ना हो जाऊं, तो इसलिए जो आप खाना खाते हो वो जरूरत से भी कम खाते हो, जिसके कारण आपकी बॉडी में काफी बीमारियां देखने के लिए मिलती है। बुलिमिया एनोरेक्सिया में क्या होता है बेटा, आप खाना तो ज्यादा खा लेते हो लेकिन कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं उसके लिए आप एक्सरसाइज करते हो ज्यादा, और फिर या वोमिटिंग करते हो। खाना खाने के बाद आप क्या है वोमिटिंग कर देते हो, जिसके कारण आपको काफी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद आता है बंगी जंपिंग, बंगी ईटिंग, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा खाना खाते हो। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो बेटा,
एक बार में ही ज्यादा ईटिंग कर लेना, पेट भरने से भी ज्यादा खा लेना, वही इसके अंदर आता है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया है हमने। इस चैप्टर में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बता सकता है।